नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबरें जिसका सीधा इंपैक्ट हम सभी पर होता है। वर्ल्ड नाउ में हम बताते हैं आपको कि दुनिया में क्या बड़ी हलचल इस वक्त चल रही है, कहां कूटनीतिक साजिशें रची जा रही हैं, कहां जंगी मोर्चा खुलने वाला है, कहां किस देश में नियम कानून बदले जा रहे हैं, कहां प्रदर्शन हो रहे हैं, कहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों की हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की नई सख्ती की। डोनाल्ड ट्रंप 2026 को लेकर एक बहुत बड़े प्लान के साथ आ रहे हैं। 26 में वो 25 से भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक बार फिर से प्रवासियों के मुद्दे पर उनकी नीति सख्त होती जा रही है। अभी छापे मारे जा रहे हैं, डिपोटेशन किया जा रहा है, वीजा रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी प्रशासन आखिर इतनी कड़ाई क्यों दिखा रहा है? क्या यह नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक चिंता है या राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? हम बताएंगे इस सख्त नीति के पीछे की वजहें क्या है और इसका असर अमेरिका के ऊपर क्या हो रहा है, और 2026 को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की। कैरिबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला से जुड़े एक और टैंकर का पीछा करना शुरू कर दिया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिकी प्रशासन ने 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार वेनेजुएला के तेल कारोबारी पर सख्ती दिखाई है, बड़ा एक्शन लिया है। क्योंकि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल चाइना खरीदता है और जैसे ही वेनेजुएला से कोई भी तेल टैंकर डिलीवरी के लिए निकलता है, अमेरिका उस तेल टैंकर को सीज कर लेता है। अब तक 3 टैंकर सीज किए जा चुके हैं। ट्रंप की प्रशासन की रणनीति वेनेजुएला की इकोनॉमी पर सीधा असर डाल रही है। उसके राजस्व के मेन सोर्स यानी ऑयल को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दोनों देशों के बीच ये तनाव न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और भू राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है और एक नया जंगी मोर्चा भी खोल सकता है। इस पर नजर डालेंगे, डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे उस इस्लामिक देश की, सऊदी अरब की, जिसने एक बेहद चुपचाप और बिना किसी आधिकारिक घोषणा के बड़ा फैसला किया। यह फैसला न केवल वहां बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सऊदी अरब में दशकों से इस्लामिक नियमों को सख्ती से लागू किया गया है, लेकिन अब इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। सऊदी अपने आप को अब मॉडर्न जमाने के आधार पर ढालने की कोशिश कर रहा है। क्या है यह फैसला, क्यों लिया गया है, मिडिल ईस्ट में इसका क्या असर होगा, इस्लामिक देशों पर इसका क्या असर होगा और दुनिया भर में इसका क्या इंपैक्ट होगा, यह भी आपको बताएंगे। इसके बाद बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में अमेरिका के टेक्नोलॉजी कैपिटल सैन फ्रांसिस्को की, जो सिलिकॉन वैली का गेटवे और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। अचानक क्रिसमस से पहले ठीक अंधेरे में डूब गया। सैन फ्रांसिस्को अपनी चमकती हुई टावर्स और हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है, लेकिन अचानक करीब 1,30,000 घरों में बिजली गुल हो गई। पूरा का पूरा शहर ब्लैकआउट की चपेट में आ गया, जिससे न केवल आम लोग परेशान हुए बल्कि त्योहारों की खुशियां भी धुंधली होती चली गई। तो 1,30,000 घरों में अचानक से ब्लैकआउट की वजह क्या थी? क्यों पूरे शहर में अंधेरा छा गया? बताएंगे आपको डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से। वर्ल्ड नाउ की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका 2026 में सबसे बड़ा डिपोटेशन ड्राइव चलाने जा रहा है। यानी अमेरिका में अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए सबसे बड़ा ड्राइव, जिसपे छापे पड़ेंगे, डिपोटेशन किया जाएगा, इलीगल वीजा को रद्द किया जाएगा। सवाल यह है कि अमेरिकी प्रशासन आखिर इतनी कड़ाई क्यों दिखा रहा है? अमेरिका में इमिग्रेशन कोई नया मुद्दा नहीं, लेकिन 2026 की आहट के साथ यह मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। आपको यह भी याद रखना होगा कि 2026 में ही अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों के खिलाफ और अमेरिका को आगे रखकर, अमेरिकियों को आगे रखकर न सिर्फ मागा की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि 2026 में अपनी मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी में भी लग गए हैं। इसलिए 2026 में सबसे बड़ा डिपोटेशन ड्राइव चलाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने प्रवासियों के खिलाफ अपनी कठोर नीतियों को अगले साल एक अलग लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली। 2026 में प्रशासन ने इमिग्रेशन क्रैकडाउन को पूरी ताकत से तेज करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर सख्ती क्यों है? आपको पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर की पूरी कहानी समझनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह सख्ती क्यों की जा रही है, यह सख्ती क्यों बरती जा रही है। पहला कारण चुनावी राजनीति। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं।
और मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये तैयारी कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट मान रहे हैं अमेरिकी और खासकर वहां का प्रशासन। तीसरा कारण कानून और फंडिंग, यानी कि उनको पालने पोसने के लिए भी बड़ा फंड चाहिए होता है, जो देने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। और चौथा कारण क्रिमिनल नैरेटिव, और पांचवा कारण इंटरनेशनल प्रेशर, जिसकी वजह से इस ड्राइव को चलाया जाएगा। अब बारी बारी से इन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी राजनीति, पहला मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की कोर वोट बैंक इमिग्रेशन पर सख्ती चाहती है, यानी वही अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट की राजनीति में प्रवासी सबसे आसान टारगेट बनते हैं और सबसे ज्वलंत मुद्दा भी। दूसरा कारण अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या। दक्षिणी सीमा से हर साल लाखों लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। सरकार का दावा है कि यह सिस्टम नौकरियों और सुरक्षा पर बोझ बढ़ा रहा है। तीसरा कारण कानून और फंडिंग। कांग्रेस ने आइस और बॉर्डर पेट्रोल को अरबों डॉलर का अतिरिक्त फंड दिया है। जब पैसा है तो कार्रवाई भी होगी। वर्कप्लेस रेड, डिटेंशन और डिपोटेशन ड्राइव भी चलाए जाएंगे। चौथा कारण क्रिमिनल नैरेटिव। ट्रंप प्रशासन बार बार कहता है कि वो सिर्फ अपराधियों को निकाल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि छापे में छात्र, वर्क वीजा होल्डर और यहां तक कि कई नागरिकों के परिवार भी फंस चुके हैं। पांचवा कारण इंटरनेशनल प्रेशर। हैती, वेनेजुएला, अफगानिस्तान जैसे देशों से प्रवास बढ़ा है। अमेरिका इन देशों पर दबाव बनाने के लिए इमिग्रेशन को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और इन देशों के लोगों को अमेरिका अपने यहां रखना ही नहीं चाहता। अमेरिका ने अभी 39 देशों की लिस्ट जारी की है, जहां से इमिग्रेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और अब जो लोग इन देशों से अमेरिका में पहले से मौजूद है, उनको 2026 में वहां से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। लेकिन कीमत क्या है? मानवाधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं। कानूनी प्रवासियों में डर है, और खुद अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीति की लोकप्रियता भी गिर रही है। यानी अमेरिका में सख्ती सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये वोट, वर्चस्व और वैश्विक राजनीतिक खेल का मामला है, जहां प्रवासी नीति नहीं निशाना बनते जा रहे हैं। अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का 2026 का प्लान क्या है। इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी आने वाली है। 10 लाख लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अवैध प्रवासियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई, यहां तक कि खेतों में, दूसरी जगहों पर छापे की तैयारी चल रही है। आइस और बॉर्डर सिक्योरिटी की फंडिंग बढ़ा दी गई है। कार्यस्थलों पर छापेमारी की जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और वहां पर गिरफ्तारियां भी होंगी और फिर उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। 2026 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप यह काम पूरा कर लेना चाहते हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह हुआ है कि जो अब प्रवासी लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनमें डर और असुरक्षा का माहौल हो गया है। घरेलू राजनीति में विवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार अब सिर्फ सीमा सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर कार्यस्थलों पर भी बड़े पैमाने पर छापेमारी करने की रणनीति पर काम कर रही है। मतलब साफ है, कहीं भी किसी भी हालत में अवैध प्रवासियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए कितने भी डॉलर खर्च क्यों ना करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप एक एक अवैध प्रवासी को अमेरिका से निकालकर ही दम लेंगे। हालांकि इस कदम से राजनीतिक विवादों और आलोचनाओं की आग छिड़ने का भी खतरा है। जानकार मानते हैं कि कार्रवाई अगले साल होने वाले मिड टर्म चुनाव में ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए राजनीतिक नुकसान भी लेकर आ सकती है। लेकिन ट्रंप और उनका प्रशासन इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। उनका मानना है कि अमेरिका की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, और इसके लिए किसी भी हद तक जाना हुआ तो वो जाएंगे, कितने भी डॉलर बहाने हुए तो वो बहाएंगे। खर्च में कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए 2026 में अमेरिका में मेगा ड्राइव चलाने की तैयारी की जा रही है। रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस ने जुलाई में एक चौंकाने वाला खर्च पैकेज पास किया है, जिसमें इमिग्रेशन और बॉर्डर सुरक्षा एजेंसियों को अगले 4 सालों तक $170 बिलियन का भारी भरकम बजट दिया गया है। $170 बिलियन। बहुत सारे देश ऐसे होंगे इस दुनिया में जिनका सालाना बजट $170 बिलियन नहीं होगा।
$170 बिलियन का बजट, यह रकम उनके मौजूदा सालाना बजट का लगभग 10 गुना है। इशारा साफ है, सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अवैध प्रवासी जो बाहर से इलीगल तरीके से आकर अमेरिका में रह रहे हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए अमेरिकी भी डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हर साल 10 लाख प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा किया था। हालांकि वो इस लक्ष्य से चूकते नजर आ रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि जो 10 लाख के डिपोटेशन के दावे किए गए थे, इसकी सच्चाई क्या है, कहां तक इस टारगेट को अचीव कर पाए डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि कोशिश काफी की और अच्छे खासे नंबर्स तक पहुंच गए हैं। जनवरी 2025 से लेकर अभी तक टिल नाउ 6,22,000 अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाल बाहर फेंका गया, डिपोर्ट कर दिया गया। आईस द्वारा, जो वहां की एजेंसी है, 54,000 में से 41% प्रवासियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी उन्हें बाहर किया गया। 2017 में एक गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाला आंकड़ा सिर्फ 6% था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सिर्फ अपराधियों को डिपोर्ट करेंगे, यह पूरी तरह सही साबित नहीं हुआ है। अवैध तरीके से रहने वाले हर शख्स को अमेरिका से बाहर किया गया, चाहे वो अपराधी हो या फिर चाहे वो अपराधी नहीं हो। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप के वादे महज चुनावी जुमले साबित हुए या वास्तव में सख्ती की नीति है। आंकड़े तो बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की है। ट्रंप की कड़क इमिग्रेशन नीतियां अब जनता के गुस्से में भी तब्दील हो रही हैं। मार्च में जहां डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 50% थी, वहीं दिसंबर में ये 41% तक गिर चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत मायामी से मिला। प्रवासियों के इस गढ़ में 3 दशक के बाद पहली बार चुना गया डेमोक्रेटिक मेयर। यह जीत सीधे ट्रंप की सख्ती के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया थी। जब नागरिकों को उनकी धरती पर डर और दमन का सामना करना पड़ता है तो बदलाव देखा जाता है। मायामी के रिहायशी इलाकों में नकाबपोश एजेंट्स का आंसू गैस के गोले फेंकना, यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी बिना वजह हिरासत में लेना, यह सब नीतियों का जमीनी असर है। एक ऐसा असर जो सिर्फ डेमोक्रेटिक मेयर के चुनाव में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ती असहमति और भय के तौर पर भी नजर आ रहा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन क्रैकडाउन एक भयावह सच्चाई भी बन चुका है। सिर्फ अवैध प्रवासियों को नहीं बल्कि लाखों कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को भी बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि गैर कानूनी नहीं बल्कि सिस्टम का शिकार हुए हैं अमेरिका में रहने वाले प्रवासी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथी को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हजारों छात्र वीजा अचानक से रद्द कर दिए गए, जिन्हें पढ़ाई खत्म होने से पहले ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मजबूर कर दिया गया। नागरिकता समारोह में भी ड्रामा हुआ। कुछ परिवारों को उनके नागरिकता समारोह से ठीक पहले ही बाहर निकाल दिया गया। एक ऐसा पल जो नए अमेरिकी बनने की खुशी में डूबा होता है, अब यह खुशी सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गई। अस्थायी कानूनी दर्जा छीना गया। हैती, वेनेजुएला और अफगानिस्तान के हजारों प्रवासियों का अस्थायी कानूनी दर्जा जबरन छीन लिया गया, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से अनिश्चितता के अंधेरे में कैद हो गई। अर्थव्यवस्था पर भी हमला, विशेषज्ञों की चेतावनी अनसुनी की जा रही है। वर्कप्लेस पर छापों से लेबर कॉस्ट में भारी इजाफा हो गया है। महंगाई की आग और भड़क गई है। आम अमेरिकी की जेब पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। राजनीतिक तूफान, अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो ये सब अगले साल नवंबर में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खुद जाल साबित हो सकता है। जनता की नाराजगी फूटने वाली है और ट्रंप की कठोर नीति उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। यानी ट्रंप की सख्ती की कीमत उन्हें राजनीतिक तौर पर चुकानी पड़ रही, चाहे वो मेयर के चुनाव में देख लीजिए और अब मिड टर्म इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं। तो क्या ये गिरती लोकप्रियता और बढ़ती असहमति उन्हें अपनी नीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर करेंगे? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ट्रंप क्लियर है अपने माइंडसेट को लेकर कि एक भी अवैध प्रवासी नागरिक को अमेरिका में नहीं रहने देना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो। ट्रंप प्रशासन की नीतियां न केवल मानवता को तार तार कर रही हैं बल्कि अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक नींव को भी हिला रही हैं। क्या अमेरिकी लोकतंत्र इस कड़वी सच्चाई को झेल पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, क्या वो मिड टर्म इलेक्शंस से पास हो पाते हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की।
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर है, जो कभी भी जंगी हालात में बदल सकते हैं। खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं दोनों के रिश्ते। कैरेबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला से जुड़े एक प्रतिबंधित तेल टैंकर का पीछा करना शुरू किया। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप प्रशासन ने 2 हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार वेनेजुएला के तेल कारोबार पर सीधा प्रहार किया। पिछले दिनों शनिवार को एक टैंकर जब्त किया और रविवार को समुद्र में हाई वोल्टेज चेज ड्रामा देखा गया। अमेरिका का मैसेज क्लियर है, प्रतिबंध तोड़ने वालों के लिए अब समुद्र भी सुरक्षित नहीं है। ये ऑयल टैंकर की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिकी कमांडोज कैसे इस टैंकर पर उतर रहे हैं और बाद में इस टैंकर को जब्त कर लिया जाता है। ये ऑयल टैंकर जो तेल लेकर चाइना की तरफ जा रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही, क्योंकि वेनेजुएला से बड़े स्तर पर चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है और वेनेजुएला में तेल बहुत प्रचुर मात्रा में। तो ऐसे में जो इकोनॉमी है वेनेजुएला की सिर्फ ऑयल पे डिपेंड करती है, और अगर यहां पर वेनेजुएला को चोक कर दिया गया तो वेनेजुएला घुटनों पर आ जाएगा। और इसलिए अमेरिका का ये ऑपरेशन जो है वो आप देख पा रहे हैं। वेनेजुएला के तेल टैंकर पर अमेरिकी कमांडोज ने कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए छापा मारा, रेड मारा और तेल टैंकर को ही सीज कर लिया। कैरेबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज हाई अलर्ट पर हैं। रविवार को एक और तेल टैंकर को निशाने पर लिया गया, जिसे अमेरिका वेनेजुएला की शैडो फ्लीट का हिस्सा बता रहा है। ऑपरेशन से जुड़े एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देकर वेनेजुएला का कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचा रहा था। महज 2 दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने एक वेनेजुएलाई टैंकर को जब्त करने की घोषणा की थी। अब 2 हफ्तों में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला प्रतिबंधों से बचने के लिए फर्जी कंपनियों, झूठे रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोंडर बंद कर चलने वाले जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन साफ कर चुका है कि यह सिर्फ तेल की तस्करी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुली अवहेलना है। वेनेजुएला पहले ही इन कार्रवाइयों को आर्थिक युद्ध करार दे चुका है, लेकिन अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जानकार मानते हैं कि अगर यह टकराव बढ़ा तो कैरेबियन सागर एक नए भू राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र में बदल सकता है। तेल, प्रतिबंध और समुद्र में शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव की लहरें अब सिर्फ कूटनीतिक मामलों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि समुद्र में सीधे टकराव की कहानी बन रही है। कैसे? कूटनीति से आगे बढ़ चुके हैं अमेरिका और वेनेजुएला दोनों। समंदर में शुरू हुई ताकत की सीधी लड़ाई। ट्रंप ने फिर से पुराने विवाद खोल दिए हैं। अमेरिकी कंपनियों की जब्ती बढ़ती जा रही है, संपत्तियां लौटाने की मांग हो रही है। चेतावनी साफ है, नहीं मानी बात तो तेल टैंकरों पर नाकेबंदी कर देंगे। कैरेबियन सागर टकराव का नया क्षेत्र बन गया है। तेल, ताकत और प्रतिबंध आमने सामने हैं। वॉशिंगटन और काराकस दोनों इस वक्त टकराव और तनाव के चरम पर हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव सिर्फ कूटनीतिक नहीं रह गई, अब ये टकराव समंदर में ताकत और नाक की लड़ाई बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने घाव फिर से कुरेद दिए हैं। वो मांग कर रहे हैं अमेरिकी कंपनियों की जब्त संपत्तियां लौटाओ, वरना तेल टैंकरों पर नाकेबंदी तय है। तेल की लहरों पर सियासत की आग। कैरेबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड उतर आए हैं और निशाने पर वेनेजुएला के तेल टैंकर्स हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला से साफ शब्दों में कहा कि जो अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियां सालों पहले जब्त की गई थी, उसे वेनेजुएला वापस कर दें। ट्रंप का दावा है कि इसी आधार पर तेल टैंकरों की नाकाबंदी पूरी तरीके से जायज है। यानी अमेरिका ने अपनी तरकश से एक और तीर निकाल लिया है वेनेजुएला को घेरने के लिए। अमेरिका का तो आरोप और भी गंभीर है। वॉशिंगटन के मुताबिक इन तेल जहाजों से मिलने वाला पैसा ड्रग तस्करी, अवैध गतिविधि और अपराधी नेटवर्क को जिंदा रख रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा भी उतना ही विस्फोटक है। कभी वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा हुआ करता था। एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन जैसी दिग्गज कंपनियां वेनेजुएला के तेल के कुओं पर राज करती थी। लेकिन आज वो हालात नहीं है और इसलिए अमेरिका चाहता है कि एक बार फिर से वेनेजुएला के ऑयल को अमेरिका ही कंट्रोल करे। शुरुआती डिस्कवरी जो ऑयल को लेकर हुई वो 1922 के आसपास बताई जाती है। 1920-30 के दशक में
माराकाइबो झील के पास बड़े तेल भंडार की खबर मिली। स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में भारी निवेश किया क्योंकि तेल बहुत ज्यादा था। 1928 तक वेनेजुएला दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक देश बन गया, मेन सप्लायर बन गया। 1990 से 2000 के दशक में अमेरिका के लिए वेनेजुएला ऑयल का हब बना रहा और हर दिन 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल वेनेजुएला निर्यात करता था। अमेरिका की रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का हैवी क्रूड सबसे मुफीद माना गया। पीडीवीएसए की अमेरिकी कंपनी CITGO सप्लाई चेन की रीढ़ बनी। वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया। इस दौर में अमेरिकी निवेश से तेल उत्पादन चरम पर आया। तेल उत्पादन से लेकर अमेरिका तक निर्यात जो है वो बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। फिर आया राष्ट्रीयकरण, तेल पर सरकार का कब्जा, और यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में दरार पड़ती चली गई। साल 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल ने वेनेजुएला को आदेश दिया कि एक्सॉन मोबिल को 1.6 अरब डॉलर का मुआवजा दिया जाए, लेकिन यह पैसा आज तक विवादों में फंसा हुआ है और अब ट्रंप उसी पुराने फैसले को नई रणनीति का हथियार बना रहे हैं। तेल टैंकरों की नाकेबंदी, आर्थिक दबाव और खुले शब्दों में चेतावनी कि अगर बात नहीं माने तो एक्शन और भी बड़ा होगा। अब सवाल यह कि वेनेजुएला के पास जो 1922 में तेल खोजा गया वो आज की तारीख में कितना बड़ा भंडार है। कहते हैं कि ओरिनोको ऑयल बेल्ट जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यह इलाका करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां कुल प्रमाणित तेल भंडार लगभग 303 अरब बैरल के आसपास है। यह 2023 की जानकारी है। वैश्विक रैंक में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार इसी इलाके में माना जाता है। इतने बड़े भंडार के बावजूद वेनेजुएला को तेल से बहुत कम आमदनी हुई। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक 2023 में वेनेजुएला ने केवल 4.05 अरब डॉलर का कच्चा तेल ही निर्यात किया। इसके मुकाबले सऊदी अरब 181 अरब डॉलर, अमेरिका ने 125 अरब डॉलर, रूस ने 122 अरब डॉलर का ऑयल एक्सपोर्ट किया। यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लेकिन ताकत अमेरिका के हाथ। वेनेजुएला तेल के भंडार में नंबर 1 है। इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, इराक और कनाडा आते हैं। कागज पर वेनेजुएला ही तेल का बादशाह है, लेकिन हकीकत में कहानी इसके उलट है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों को अगर देखा जाए तो यह आंकड़ा भी जल्दी से देख लेते हैं। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा 303 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। सऊदी अरब में 267.2 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व, ईरान में 208.6 बिलियन बैरल, कनाडा में 163.63 बिलियन बैरल, इराक में 145.02 बिलियन बैरल, यूएई में 113, कुवैत में 101.5, रूस में 80, अमेरिका में 55.25 और लीबिया में 48.36 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। और बाकी के दुनिया में अगर आप ले लें तो टोटल मिलाकर सारी दुनियाओं को मिला दें, अगर आप मतलब सारे देशों को, माफ कीजिएगा, सारे देशों को मिला दें आप, कुल बात करें तो 244.23 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व आता है। यानी तेल उत्पादन में वेनेजुएला का कोई सानी नहीं है। अमेरिका जैसे देश, सऊदी अरब जैसे देश तो वेनेजुएला से अरबों मील पीछे हैं। जहां अमेरिका और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, वहीं वेनेजुएला आर्थिक बदहाली, कुप्रबंधन और सैंक्शंस से लड़ रहा है। इसी कमजोरी को आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा हमला बोला है। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का अधिकार है और आरोप भी गंभीर है। वेनेजुएला अमेरिका का तेल चुरा रहा है। अमेरिका का कहना है कि तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा ड्रग तस्करी और कानून गतिविधियों में, गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। यही तर्क देकर तेल टैंकरों की नाकेबंदी की जा रही है। यानी तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं, सीधा जियो पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को जब्त करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जा किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से अमेरिकी आर्मी ने, कमांडोज ने इस ऑपरेशन को चलाया।
अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास से एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया, जिसे निकोलस मादुरो भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह ड्रग तस्करी और फेंटेनिल ड्रग्स यानी कि घातक ड्रग के खिलाफ कार्रवाई है, जबकि वेनेजुएला कह रहा है कि ये वेनेजुएला की इकोनॉमी पर, बैकबोन पर हमला है। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में कई नावों और जहाजों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें दर्जनों लोग भी मारे गए। ट्रंप ने फेंटेनिल को मास डिस्ट्रक्शन वेपन की कैटेगरी में डाल दिया है और लैटिन अमेरिका में जमीनी हमले यानी कि ग्राउंड स्ट्राइक्स जल्द शुरू होने की धमकी दी है। अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोत वेनेजुएला के करीब तैनात हैं, जिसे कई विशेषज्ञ सैन्य दबाव की रणनीति मान रहे हैं। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप नार्को टेररिज्म को बहाना बना रहे हैं, जैसे कि बुश ने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जिक्र किया था और असल मकसद है वेनेजुएला का ऑयल और मादुरो को सत्ता से हटाना और अमेरिका का कोई आदमी वहां सत्ता में बिठाना। इसके जवाब में मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है और कहा है कि कोई भी हमला अमेरिका के हाथ खून से रंग देगा, क्योंकि ट्रंप ऐलान कर रहे हैं बार बार कि वेनेजुएला को और मादुरो को इसकी कीमत चुकानी होगी। प्यूर्टो रिको में अमेरिकी विमान तैनात कर दिया गया है। FA-18 सुपर हॉर्नेट और KC-135R टैंकर विमान एक्टिव कर दिए गए हैं। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां और तैनाती तेज कर दी गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर समेत करीब 15,000 सैनिक यहां तैनात किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। सैन्य तैनाती की जा रही इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन का हिस्सा है, ये यूएस बता रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चेतावनी दी है कि वेनेजुएला में जमीन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम जमीन पर हमला करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो ईमानदारी से कहूं तो ये और भी आसान है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका के पास न तो पूरा समर्थन है और न ही लॉजिस्टिक्स। ये ज्यादा दबाव और आर्थिक सैन्य कार्रवाइयों तक सीमित रह सकता है, लेकिन तनाव चरम पर है और यहां एक गलती एक बड़े जंग में तब्दील हो सकती है। ट्रंप के इस अभियान की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी समझ लीजिए। 2003 में क्या हुआ था, इराक के खिलाफ कैसे अमेरिका ने जंग छेड़ा था। 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी WMD है, यानी रासायनिक परमाणु हथियार। अमेरिका ने कहा सद्दाम दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने बिना UN की मंजूरी के इराक पर हमला बोल दिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया और कुछ ही हफ्तों में इराक की सेना टूट गई और सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। 2006 में सद्दाम को फांसी दे दी गई। अमेरिका ने इराक की पूरी सेना भंग कर दी और पुरानी सरकार के सभी अफसर हटा दिए। देश का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और अमेरिका सिर्फ युद्ध जीतकर नहीं रुका, उसने देश को चलाने की जिम्मेदारी भी ली। इराक में अमेरिकी फोर्स की तैनाती की गई। 1.5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सालों तक तैनात रहे, लेकिन यही अमेरिका की बड़ी गलती बनी। शिया सुन्नी और गृहयुद्ध, आतंकवाद संगठन उभरे, अल-कायदा बाद में ISIS वहां मजबूत हुए, जिसका मकसद ही यह था कि अमेरिका को मिटा दो। यानी अमेरिका जिस आतंकवाद को खत्म करने गया था, वही आतंकवाद इस क्षेत्र में नासूर बन गया और अब तो पूरी दुनिया में यह आतंकवाद फैल चुका है, इसी इलाके से निकलकर यहां तक कि भारत के पड़ोस में भी। 2011 में अमेरिका ने कहा मिशन पूरा हो गया, अधिकांश सैनिक वापस बुला लिए, लेकिन इराक की स्थिति खराब होती चली गई और अब यही नीति अमेरिका वेनेजुएला पर अपनाना चाहता है और फेंटेनाइल को WMD डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित कर दिया है, यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे इशारा यह मिल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका कभी भी कार्रवाई शुरू करता है इस बहाने से, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप मादुरो को देखना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि मादुरो खुद वेनेजुएला छोड़ के निकल जाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रविवार को टेलीग्राम पर अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि उनका देश महीनों से मनोवैज्ञानिक आतंक, समुद्री डकैती और तेल टैंकर पर अमेरिका के हमलों का सामना कर रहा है। मादुरो ने साफ कहा कि वेनेजुएला अब अपनी क्रांति की गति को और ज्यादा तेज करेगा। तो क्या यह माना जाए कि अमेरिका से जंग के लिए वेनेजुएला तैयार है? क्या जंग लड़ पाएगा वेनेजुएला? वैसे जवाब आपको पता है, फिर भी इसको हम थोड़ा सा क्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं। वेनेजुएला कह रहा है वो अपनी क्रांति की गति तेज करेगा। नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिकी धमकियों के बीच सैन्य तैनाती की जा रही है। वेनेजुएला तट पर 1,25,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वार्निंग
निकोलस मादुरो की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि वहां के चीफ है। मादुरो के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गर्माहट बढ़ा दी है। वेनेजुएला के तानाशाह ने अमेरिका की रणनीति को आक्रामक और गलत करार देते हुए चेतावनी दी कि उनका देश किसी भी तरह की बाधा सहन नहीं करेगा। अमेरिका के भीतर भी इस नीति को लेकर दो राय है, विवाद भी है। रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने टैंकर जब्ती को सीधे सीधे तौर पर युद्ध की भूमिका बताया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अमेरिका की नैतिकता दोनों के खिलाफ है। वहीं डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम काइन ने साफ रूप से बताया कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई करना डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध न करने के वायदे के सीधे उल्लंघन में। उनका कहना है कि अमेरिका संविधान की रक्षा करता है, न कि राष्ट्रपति की मनमानी। मादुरो की चुनौती और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवाल साफ संकेत देते हैं कि तेल टैंकर को लेकर इस क्षेत्र में टकराव बढ़ रहा है और तीव्रता भी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि भी दांव पर लगी हुई है, जहां उसका फैसला युद्ध की सीमाओं को पार कर सकता है। सवाल सिर्फ तेल का है, सवाल ताकत का भी है, दबदबे का भी है और एक मैसेजिंग का भी है, सिंबलिज्म जिसको कहते हैं। क्या अमेरिका वेनेजुएला को झुकाने में कामयाब होगा? अब तक तो नहीं हो पाया। या कैरिबियन सागर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय टकराव का मैदान बनेगा, जो बनता दिख रहा है। तेल के बहाने पुरानी दुश्मनी फिर से उबाल पर है। समंदर में चल रही लड़ाई दुनिया की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगी, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि तेल पर हक ताकत से तय होगा या संप्रभुता से। वेनेजुएला का ऑयल अब सिर्फ ऊर्जा सोर्स नहीं, बल्कि वैश्विक टकराव की आग में तब्दील हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं सऊदी अरब की। मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जो अपनी चमक धमक शानो शौकत के लिए जाना जाता है, लेकिन सऊदी अरब का एक खामोश फैसला जो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला किया है जो बिना शोर के शुरू हुआ, लेकिन जिसकी पूरी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दशकों से जिस देश में शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी रही, वहां अब उसी पाबंदी में चुपचाप से सेंध लगाई गई। सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला किया है जो किसी आधिकारिक घोषणा के बिना ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। चुपचाप बिना शोर शराबे के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सऊदी अरब में अब शराब बेचने की खुलेआम छूट दी जा रही है और इस पर घमासान क्यों मचा हुआ है? सबसे पहले बताते हैं आपको कि इस्लामिक कंट्री में शराब कहां कहां बैन है, किन किन देशों में। सऊदी अरब में शराब पूरी तरीके से बैन है। इसके अलावा ईरान में सख्त शराब प्रतिबंध है, केवल गैर इस्लामिक धार्मिक समारोह में ही सीमित अनुमति में शराब दी जा सकती है। अफगानिस्तान में शराब पूरी तरीके से मना है। पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए शराब बैन है, गैर मुस्लिमों के लिए कड़ी और सीमित अनुमति मिल जाती है। कुवैत में शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी है। लीबिया में शराब पर पूरी तरीके से बैन है। सोमालिया में भी अल्कोहल पूरी तरीके से बैन है। यमन में भी शराब बैन है। लेकिन केवल दुनिया के सबसे सख्त इस्लामिक कानूनों वाले देश सऊदी अरब ने ऐसा फैसला क्यों किया, जिसने ग्लोबल बहस छेड़ दी? क्या सऊदी अरब एक आधुनिक और नई दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है? क्योंकि जहां दशकों तक शराब पर जीरो टॉलरेंस रहा, अब वही सऊदी अरब ने अपने इकलौते शराब स्टोर तक अमीरों की पहुंच बढ़ा दी। अब तक यह सुविधा सिर्फ बेहद सीमित विदेशी राजनयिकों को मिलती थी, लेकिन अब इसमें अमीर तबके, खास विदेशी समुदाय को भी शामिल किया जा रहा है। सरकार इसे सुधार रही है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है या फिर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत उठाया गया कदम? एक तरफ इस्लामिक परंपराओं की शक्ति और दूसरी तरफ टूरिज्म, विदेशी निवेश और ग्लोबल इमेज की मजबूरी। सऊदी अरब दो धारी तलवार पर चल रहा है, जहां परंपरा और आधुनिक परिवर्तन आमने सामने आकर खड़े हो गए।
तो सऊदी अरब में शराब की दुकान कहां कहां है? लोकेशन रियाद का डिप्लोमेटिक हेडक्वार्टर। पहचान बाहर से बिल्कुल सामान्य, कोई साइन बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। इसकी शुरुआत जनवरी 2024 में की गई। पहले किसे अनुमति थी? केवल गैर मुस्लिम राजनयिकों को। और अब नया बदलाव, प्रीमियम रेजेंसी वाले इलाके में ये दुकान चलाए जा सकेंगे। गैर मुस्लिम विदेशी नागरिक शराब खरीद सकते हैं। सऊदी अरब में ये इकलौती आधिकारिक शराब की दुकान होगी। स्टोर को जनवरी 2024 में खोला गया था। शुरुआत में यहां से शराब खरीदने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों को थी। खरीद के लिए मोबाइल ऐप, लिमिटेड कोटा और कड़ी निगरानी के लिए तय किए गए नियम। लेकिन अब धीरे से, चुपके से सऊदी सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीमियम रेजेंसी वाले गैर मुस्लिम विदेशी नागरिक अब इस दुकान से शराब खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं कि आपकी सैलरी कम से कम हर महीने 2, 3, 4, 5 लाख होनी चाहिए। यानी सऊदी अरब की उस नीति में बदलाव जो कभी जीरो टॉलरेंस के लिए जानी जाती थी। सरकार का तर्क है ब्लैक मार्केट पर लगाम लगेगा, विदेशी समुदाय को नियंत्रित किया जा सकेगा और सुविधा दी जा सकेगी। हालांकि आम सऊदी नागरिकों के लिए शराब पर बैन अब भी बरकरार है। दुकान तक पहुंच सीमित है। हर खरीद रिकॉर्ड में दर्ज होती है और नियम तोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब अब धीरे धीरे अपने सामाजिक नियमों की नई परिभाषा गढ़ रहा है। खामोश फैसले और दुनिया भर में गूंजती चर्चा। दुनिया के सबसे सख्त इस्लामिक कानून वाले देश सऊदी अरब ने एक चुपचाप फैसला लिया जिसने ग्लोबल बहस छेड़ दी। जहां दशकों तक शराब पर जीरो टॉलरेंस रहा, अब वही सऊदी सरकार ने अपने इकलौते शराब स्टोर तक अमीरों की पहुंच बढ़ा दी। अब तक स्टोर सिर्फ चुनिंदा विदेशी राजनयिकों तक ही सीमित था। लेकिन नए फैसले के तहत हाई नेटवर्थ विदेशी, डिप्लोमेटिक स्टेटस वाले लोग और चुनिंदा एलीट क्लास के लोग यहां से शराब खरीद पाएंगे, क्योंकि कानूनों में ढील दी जा रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान के नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक सुधारों की बड़ी लहर देखने को मिल रही है। अब तो यहां सिनेमा हॉल भी खोल दिए गए हैं। महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी दे दी गई है। बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन यहां पर किया जाता है। मकसद यह है पर्यटन बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और तेल पर डिपेंडेंसी कम करना। इसलिए ये तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब जरा तस्वीर देखिए कि नाइट लाइफ जो होती है वो किस तरीके से होती है। क्या अब ये नजारा आपको सऊदी अरब में भी देखने को मिलेगा? सऊदी अरब में रजिस्ट्रेशन और कोटा सिस्टम के जरिए शराब खरीदी जा सकेगी। सबसे बड़ा सवाल क्या सिर्फ एलीट क्लास के लिए है या फिर सऊदी अरब की सोच में बड़ा बदलाव? दरअसल ये कदम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा माना जा रहा है। मकसद क्लियर है, देश को ग्लोबल टूरिज्म, इंटरनेशनल इवेंट्स और विदेशी निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। सऊदी से पहले लोग शराब कहां पीते थे? बहरीन अल्कोहल हब बना सऊदी से पहले। कहते हैं लोग बहरीन जाया करते थे। सऊदी अरब में सख्त पाबंदी के चलते पड़ोसी देश बहरीन चले जाते थे लोग, जहां मुसलमान और गैर मुसलमानों दोनों के लिए शराब कानूनी है। वीकेंड और छुट्टियों में सऊदी और खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में लोग बहरीन पहुंचते थे। यही वजह है बहरीन बहुत लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। किंग फहद कॉजवे रूट, सऊदी बहरीन को जोड़ने वाला पुल, शराब के लिए जाने वालों का ये मुख्य रास्ता रहा है। कुछ लोग तस्करी वाली शराब पर भी डिपेंड रहा करते थे, जो बेहद महंगी और कानूनी तौर पर बहुत जोखिम भरी हुआ करती थी। कुल मिलाकर सऊदी की पाबंदी ने बहरीन को रीजनल ड्रिंकिंग डेस्टिनेशन बना दिया। आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या इस्लामिक मूल्यों से समझौता हो रहा है? क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए सख्त है? क्या अमीरों के लिए अलग सऊदी
अरब बनाया जा रहा है। सवाल सिर्फ शराब का नहीं है, सवाल है उस बदलाव का जो सऊदी अरब बिना शोर किए दुनिया के सामने रख रहा है। कैसे बदलाव आ रहा है सऊदी अरब में, यह भी देख लीजिए जरा जल्दी से। मस्जिदें और धार्मिक स्थल साथ में बनाए जा रहे हैं। मस्जिद की बात कर लीजिए, अल हरम जो कि मक्का मस्जिद है, मस्जिद नबवी जो कि मदीना है, आधुनिक शहर है ही वो, रियाद इसकी राजधानी है। इसके अलावा जिद्दा, दमाम और शानदार रेगिस्तान और ओएसिस का नजारा देखने को आपको मिलता ही है। ऐतिहासिक नखलाती इलाके, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, नोएम स्मार्ट सिटी की कल्पना, किंगडम टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने की कोशिश, संस्कृति और त्योहार, संगीत और कला कार्यक्रम, जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी द्वारा बड़े म्यूजिक फेस्टिवल, महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति, महिलाओं का सामाजिक सुधार, शराब की सख्त पाबंदी को ढील देना, हाल ही में कुछ खास छूट देना, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना, विजन 2030 पर काम करना, रोजगार और पर्यटन के अवसर भी बढ़ाना। यह है 2030 का विजन MBS मोहम्मद बिन सलमान का। सऊदी अरब में विगत कुछ सालों में सामाजिक और आर्थिक सुधारों की एक नई लहर दिखी है। देश ने पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए सिनेमा हॉल खोले, महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी दी, बड़े म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित करवाए और संस्कृति में बदलाव को स्वीकार भी किया। विश्लेषकों के मुताबिक ये सारे कदम सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को, तेल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, तेल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा सऊदी, तो तेल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उससे हटाकर विदेशी निवेश और टूरिज्म पर ले जाने का है। यह बदलाव देश की विजन 2030 योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। सरकार भले इसे कंट्रोल्ड एक्सेस बता रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि शराब पर दशकों पुराना पूर्ण प्रतिबंध अब दरकता हुआ दिख रहा है। आलोचक कह रहे हैं कि आज दरवाजा थोड़ा खुला है, कल शायद पूरा दरवाजा खुल जाए, हो सकता है दरवाजे के साथ साथ एक खिड़की भी खोल दी जाए। इस चुपचाप लिए गए फैसले से सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक बदलावों की संभावनाएं भी बढ़ी। जहां परंपरागत तौर पर शराब पर सख्त पाबंदियां रही हैं, अब ये देखना बाकी है कि इस कदम का देश की सांस्कृतिक नीतियों और विदेशियों के लिए मिलने वाली आजादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या ये छूट सिर्फ अमीरों के लिए है या फिर सऊदी अरब में सोशल बदलाव की खामोश शुरुआत है? इस खबर के साथ ये सवाल भी लाजमी है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एक बहुत चौंकाने वाली खबर की। अमेरिका की कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल, सिलिकॉन वैली का गेटवे, हाँ सैन फ्रांसिस्को, लेकिन अंधेरे में डूबा हुआ एक शहर। अमेरिका का टेक हब, चमकते टावरों और हाई टेक लाइफस्टाइल के लिए मशहूर सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर देख लीजिए। ऐसा लग रहा है किसी गांव की तस्वीर हो। अब तो गांव में भी इतना अंधेरा नहीं होता। भारत के तो हर गांव अब बिजली से रोशन हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक करीब 1,30,000 घरों से बिजली बत्ती गुल हो गई? पूरा का पूरा शहर ब्लैकआउट की चपेट में आ गया। जिस शहर से गूगल, मेटा, एक्स और सैकड़ों टेक स्टार्टअप्स ऑपरेट करते हैं, मेगा जायंट्स आईटी कंपनी रन करती हैं, वहां पर इतना बड़ा ब्लैकआउट कैसे हो सकता है? स्क्रीन ब्लैक, सर्वर ठप, सड़कों पर सन्नाटा। क्या किसी ने पावर ग्रिड को हैक कर लिया? चलिए मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी हुई क्या है। जिस शहर को स्मार्ट ग्रिड और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल माना जाता है, हजारों घर और कारोबारों की बिजली अचानक से गुल हो गई। यानी इसे कहते हैं बत्ती गुल हो जाना। सवाल यह कि क्या अमेरिका का पावर सिस्टम खुद पावरलेस होता जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी यानी कि PG&E के कुल कस्टमर्स में थे करीब 1/3 लोग इस ब्लैकआउट की चपेट में आए। PG&E के वेबसाइट के मुताबिक पहला आउटेज स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9:40 पर दर्ज किया गया। इस दौरान करीब 15,000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल कस्टमर्स एक झटके में अंधेरे में चले गए। लेकिन परेशानी यही नहीं रुकी। सुबह 10:10 पर दूसरा आउटेज आया। PG&E के ऑनलाइन आउटेज मैप में करीब 25,000 कस्टमर्स के प्रभावित होने की जानकारी दी गई। हालांकि कुछ ही देर में कंपनी को अपना ही डेटा अपडेट करना पड़ा। मैप में साफ दिखने लगा कि ब्लैकआउट का दायरा बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई वायरस फैलता है।
हालात कंपनी के अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर हो गए थे। शहर के लगभग 1,30,000 घरों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। घर और व्यवसायों की बिजली गुल हो गई। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैकआउट, और वो भी वेस्ट में जब फेस्टिव सीजन चल रहा है। लगभग शहर के 1/3 हिस्से में ब्लैकआउट फैल गया। ट्रैफिक सिग्नल ठप, सड़क पे लाइटें ठप, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुए। सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी जैसे कि वैमों को भारी दिक्कत हुई। कुछ गाड़ियां तो अंधेरे में रास्तों पर अटक गईं और यहां तक कि सेवा भी रोकनी पड़ी। कई दुकानें, रेस्टोरेंट, ट्रेन स्टेशन बंद हो गए। तो ये मामला क्या था? अमेरिका का टेक हब सैन फ्रांसिस्को में शहर के बीचों बीच PG&E के एक सब स्टेशन में आग लगने से ब्लैकआउट हुआ, जिसे प्रशासन और बिजली कंपनी दोनों की तैयारियों पर सवाल उठते हैं। सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक शनिवार दोपहर सब स्टेशन के अंदर आग भड़की और एहतियातन पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। PG&E ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर माना कि आउटेज का असर करीब 1,30,000 कस्टमर्स पर पड़ा है। कंपनी का दावा है कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और शहर के अधिकारियों के साथ मिलकर हालात को कंट्रोल करने में जुटे हैं। लेकिन हकीकत यह रही कि शाम 5:30 बजे तक भी PG&E ये बताने की स्थिति में नहीं थी कि आखिर बिजली रिज्यूम कब होगी, लाइट कब आएगी। सैन फ्रांसिस्को ब्लैकआउट सिर्फ तकनीकी फेल्योर नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोर कड़ी का एक बहुत बड़ा और जीता जागता सबूत बन गया। बिजली गुल होने के बाद दुकानें बंद हो गई, ऑफिसों का कामकाज ठप हो गया, ट्रैफिक सिग्नल प्रभावित हुए। टेक कैपिटल कहे जाने वाले शहर में यह ब्लैकआउट सिस्टम की बड़ी कमजोरी बनकर सामने आया। अमेरिका के टेक हब सैन फ्रांसिस्को में एक झटके में जिंदगी थम गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बिजली सेवा बाधित होने की वजह से शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले मास ट्रांजिट स्टेशन बंद करने पड़े। हालात तो ऐसे बन गए कि बिना ड्राइवर के चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां भी बीच सड़क पर रुक गई, जिसे भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जाता था। एक झटके में वो भविष्य की टेक्नोलॉजी 50 साल पुराने दौर में लौट गई। यानी कि जिसे भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जा रहा था वो लाइट के जाते ही एकदम बेबस, लाचार, हेल्पलेस। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि फिर दुनिया में बाकी जो देश हैं, वहां के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां अगर पावर आउटेज हुआ तो क्या स्थिति बनेगी। सैन फ्रांसिस्को जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे उबर, एयरबीएनबी, सेल्सफोर्स, नामी कंपनीज, गूगल, मेटा, जो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, एआई, इनोवेशन में सबसे आगे रहने वाला शहर, टैलेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे आगे रहने वाला शहर। दुनिया भर से इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, टेक एंटरप्रेन्योर्स यहां आते हैं। सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर पर भी इसका असर हुआ। सैन फ्रांसिस्को बैले का मशहूर नट क्रैकर शो आखिरी वक्त पर रद्द करना पड़ा, जिसे सैकड़ों दर्शकों के हाथ में निराशा लगी। बिजली गुल होते ही अमेरिका के टेक हब सैन फ्रांसिस्को की रफ्तार थमी। एक एक शहर की दुकानें बंद होने लगी, कारोबार पर अंधेरे की मार पड़ी। रेस्टोरेंट में हालात इतने खराब हो गए कि कई जगह मोमबत्ती में ही खाना परोसना पड़ गया। सड़कों की तस्वीरें तो और भी चौंकाने वाली थी। लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर चल रहे थे। हाईटेक सिटी अचानक पुराने जमाने में लौटती नजर आई। सबसे बड़ा झटका लगा भविष्य की तकनीक को। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर दौड़ने वाली ड्राइवरलेस टैक्सियां ठप हो गई। ब्लैकआउट ने न सिर्फ बिजली छीनी बल्कि सैन फ्रांसिस्को के हाईटेक दावे पर भी सवाल खड़े कर दिया। अमेरिका का दावा है कि एक सब स्टेशन में लगी आग ही पूरे ब्लैकआउट की वजह बनी। लेकिन सवाल यह कि क्या इतनी बड़ी टेक सिटी की बिजली सिर्फ एक अव्यवस्था से या एक दुर्घटना से चरमरा सकती है? पूरे शहर को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। और चेरी ऑन द टॉप ये कि बिजली कब आएगी किसी को पता ही नहीं, वो भी ऐसे शहर में जहां आधे से ज्यादा काम एआई कर रहा है। फायर ब्रिगेड ने एहतियातन लोगों को 8वीं और मिशन स्ट्रीट के आसपास के इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि यह साफ हो सके कि हादसा महज हादसा था या सिस्टम की कोई बड़ी चूक थी। सवाल सिर्फ बिजली जाने का नहीं है, सवाल भरोसे का है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने ही शहरों को रोशन रखने में नाकाम हो रही है? क्रिसमस से पहले आया यह अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं था, यह अमेरिका के सबसे आधुनिक शहर की तैयारियों पर भी सवाल छोड़ गया, जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं।
इस खबर पर हमारी नजर आएगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर, स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर, स्मार्टफोन पर, लाइव और लगातार।